प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल @UniPlus 2.0 पे। बेटा हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप पढ़ चुके हैं। बेटा आज हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर का MCQ सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे बेटा? इस चैप्टर का जो है MCQ सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का MCQ सॉल्व करेंगे। बेटा आपके पेपर में जो है 20 नंबर का MCQ आता है, तो आज हम लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड MCQ को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है बेटा कि 2FeCl3 2H2O प्लस Y प्लस क्या लिखा हुआ है बेटा? Y लिखा हुआ है। और इससे प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। अब बेटा इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि जो यहाँ हमारा Y लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Y लिखा हुआ है, वो क्या होगा? तो बेटा जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन लिखा हुआ है, हम रिएक्शन को लिखने का प्रयास करेंगे। 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y लिखा हुआ है। इससे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है? 2FeCl2 प्लस H2SO4 और प्लस में फिर क्या बन रहा है? 2HCl बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा? प्रोडक्ट बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, हमको Y फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चूंकि ये MCQ है, हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे। हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सल्फर है। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? H2S है। तीसरा ऑप्शन क्या है? SO2 है। और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है? Cl2। क्या है बेटा? Cl2। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ जो हमारा रिएक्टेंट है, क्या है बेटा? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में कहीं भी सल्फर का जिक्र नहीं है और यहाँ पे सल्फर आ गया है, मीन्स जो हमारा Y होगा वो या तो S होगा, या तो H2S होगा, या तो SO2 होगा। Cl2 नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन आपका ये चला गया। अब हम लोग H2S की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा करेंगे बेटा? H2S की। जो ये हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा, ये क्या कैसा इक्वेशन लिखा हुआ है? बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें जो हाइड्रोजन है 2 2 या 4 है, और यहाँ पे बेटा देखो हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब H2S भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा क्या? S और SO2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे O काउंट करेंगे कि हमारे रिएक्शन में हमारा जो रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है, दोनों में O कितना है। बेटा यहाँ देखो 2O है, यहाँ पे कितना है? 2O है। और यहाँ पे कितना है बेटा? 4O है। कितना O है बेटा? 4O है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे रिएक्टेंट में 2O की भी कमी है और एक सल्फर की भी कमी है। तो इस तरीके से जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा सही होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें SO2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? SO2 सही होगा। ठीक है बेटा। अब अगर इसको सिंपल वे में हम लोग देखना चाहें तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम कम समय में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सिंपल वे में सिर्फ ये देखेंगे कि हमको सल्फर की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए जिस ऑप्शन में सल्फर और ऑक्सीजन दोनों होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जब संपर्क में आकर के अब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन लिखेंगे। ये हमारी हो गई अमोनिया और ये क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। कह रहा है ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होंगे। तो बेटा एक सिंपल वे में ये समझने का प्रयास कीजिएगा, जो हमारा HCl होता है बेटा, ये प्रबल वैद्युतपगत होता है और H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। जब ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? NH4 प्लस आयन बनेगा और फिर ये Cl माइनस आयन से क्रिया करके क्या बना देगा बेटा? NH4Cl बना देगा, जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसमें भी एक रिएक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है? NH4Cl और ये टूट करके बना रहा है NH4 प्लस और प्लस में क्या बना रहा है? Cl माइनस बना रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या बना रहा है। ये NH4Cl ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन होने के बाद में ये अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है। क्या बना रहा है? अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि ये किस प्रकार की अपक्रिया होगी। ऑप्शन में आपका एक दिया हुआ है ऊष्मीय अपघटन यानी थर्मल वियोजन, एक दिया हुआ है आयनिक वियोजन, एक दिया हुआ है ऊष्मीय वियोजन, एक दिया हुआ है विद्युत अपघटन।
क्या क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो बेटा हम इस रिएक्शन को पहले देखेंगे कि ये किस टाइप का है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, सिंगल है। जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है, सिंगल है। अब कितने प्रोडक्ट में बन रहा है, 2 प्रोडक्ट, P1 और P2 मिलकर के हमारा जो प्रोडक्ट है वो P बना रहे हैं। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जब एक या एक से अधिक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटते हैं तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो ये कौन सी वियोजन अपक्रिया हो जाएगी बेटा, आयनिक वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, एक बार उसको देखते हैं। जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है वह अपक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। क्या कह रहा है बेटा, वह अपक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं कहलाती है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग हैं। अब क्या कह रहा है, आयनों का विनिमय। एक अपक्रिया हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है AB और प्लस क्या लिखा हुआ है CD, ये हमारा रिएक्शन करके क्या बना ले बेटा, हमने आपको उस दिन ये बताया था कि ये दोनों 2 पार्ट में होंगे और 1 आपका क्या जाए, AD बन जाए और फिर क्या बन जाए, CB बन जाए। तो यहाँ पे होगा क्या कि इस B वाले आयन का विनिमय C के साथ में हुआ है और D वाले आयन का विनिमय किसके साथ में हुआ है, A के साथ में हुआ है। तो बेटा ऐसी अपक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं या फिर उभय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उभय अपघटन को ही द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा उसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उभय अपघटन अपक्रिया। क्या हो जाएगा बेटा, उभय अपघटन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, उभय अपघटन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो बेटा जब हम आप लोगों को केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपसे ये कहा था कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखना कि परिणाम के फलस्वरूप, यानी जब परिवर्तन हो जाएगा तो उसके रिजल्ट के फलस्वरूप न्यू सबस्टेंस बनेगा या नहीं बनेगा। अब आइए इसके ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि क्या न्यू सबस्टेंस बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है लोहे में जंग लगना। अब बेटा जब लोहे में जंग लगता है तो हमारा जो आयरन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके नमी की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, नमी की उपस्थिति में जो हमारा आयरन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके नमी की उपस्थिति में Fe2O3 बना लेता है। यानी कि हमको एक न्यू सबस्टेंस मिल रहा है। चलिए आपका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन हम जो और विकल्प दिए हुए हैं उनको भी ध्यान से देखेंगे। और हमारे जो विकल्प हैं वो क्या दिए हुए हैं, लिखा हुआ है विद्युत बल्ब का जलना। अभी बेटा तुम ही बताओ, जब बल्ब जला दिया जाएगा और जलाने के बाद फिर बल्ब बुझा दिया जाएगा तो क्या इस कंडीशन में हमको कोई नई चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी। यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर मोम का पिघलना। अब बेटा मोम पिघल जाएगी तो फिर भी वो मोम ही तो रहेगी, मोम पिघलेगी मोम ही रहेगी, तो ये भी नहीं होगा। अब फिर लिखा हुआ पदार्थ का चुंबकन। बेटा मैग्नेट के सामने कोई आयरन की चीज लेकर के जाओगे तो वो उससे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्या हो जाएगी, चिपक हो जाएगी और हटाओगे तो फिर नहीं चिपकेगी, मतलब ये भी नहीं होगा। नया पदार्थ हमको कौन से ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर 1 में मिला। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, लोहे में जंग लगना आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में थोड़ा सा मैच खाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि कोई आयरन है और आयरन पे जंग लग गई, यानी वो क्या बन गया, Fe2O3 बन गया। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी। बेटा अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है कि आयरन जो होता है ये किससे, ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है नमी यानी मॉइस्चर की उपस्थिति में, तभी बनता है क्या, Fe2O3। क्या बनता है बेटा, Fe2O3। तो आप लोग ये हमेशा के लिए याद रखना कि यदि किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होकर के अब ऑक्सीजन के साथ ही कोई प्रोडक्ट बन जाए तो वो जो हमारी अपक्रिया होगी वो ऑक्सीडेशन अपक्रिया होगी या ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी या ऑक्सीडेशन अपक्रिया होगी। इसी में बेटा लिखा हुआ है अपचयन अपक्रिया। क्या लिखा हुआ है बेटा, अपचयन। अपचयन कब होता है, जब आपका हाइड्रोजन जुड़ जाए।
क्या जुड़ जाए, अगर किसी अपक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है तो वो जो हमारी अपक्रिया होती है वो क्या होती है, अपचयन अपक्रिया होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरा वाला विकल्प लिखा हुआ है जिसको आप लोग रेडॉक्स के नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, तब जब ये दोनों साथ साथ होने लगते हैं, दोनों क्या होने लगते हैं, साथ साथ होने लगते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ के जाइएगा। ठीक है, आपके पेपर में आ भी सकता है। ये लोहे का जंग लगना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड किस प्रकार की क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, पहले समझ लीजिए फिर हम लोग इसको। लिखा हुआ है पाचन, पाचन का मतलब क्या बेटा, डाइजेशन। पाचन का मतलब क्या लिखा हुआ है, डाइजेशन लिखा हुआ है। और आपसे पूछ रहा है डाइजेशन किस प्रकार की अपक्रिया है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, अपचयन। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक टॉपिक होता है बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है हिंदी में एक कहते हैं सांस लेना और एक कहते हैं श्वसन। कुछ लोग इस दोनों को सेम समझ लेते हैं। अंग्रेजी में बेटा इसको ब्रीथिंग कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं बेटा, रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, रिस्पायरेशन कहते हैं। भोजन का पाचन आया है, पाचन में श्वसन का कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि कभी कभी ये भी आ जाता है एक कि श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्वसन का मतलब सांस लेना होता है जिसमें हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं, तो ये कौन सी अपक्रिया होगी। तो बेटा जो श्वसन यानी सांस लेने का मतलब ये हो गया कि जो हम वायु से ऑक्सीजन लिए और नाक से शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिए, सिर्फ यही प्रोसेस श्वसन हो जाती है। और जो ये पचे हुए भोजन से जो हमको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज मिलता है, माल्टोज मिलता है, जितनी भी प्रकार की शर्कराएं मिलती हैं, जितने भी फैट हमारे शरीर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उन सभी का जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया होता है तो हमको ऊर्जा मिलती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं या श्वसन कहते हैं। जो रिस्पायरेशन होता है बेटा वो कहाँ पे होता है, हमारे सेल्स में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, सेल्स में होता है। और जबकि जो हम लोग सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स से रिलेटेड होता है। अब पाचन पे चले आइए बेटा। पाचन पूछ रहा है कि हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो बेटा जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है वो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि जब भोजन हमारा डाइजेस्ट हो जाता है उससे जो हमें क्या कहते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज मिलते हैं, वो जाकर के किससे अपक्रिया करते हैं बेटा, ऑक्सीजन से अपक्रिया करते हैं। अब ऑक्सीजन से अपक्रिया करने के बाद में फिर क्या करते हैं, हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगला क्या लिखा हुआ है। अगला जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 है। अब कह रहा है उष्माशोषी अपक्रिया वह होती है जिसमें, आइए देख लेते हैं कि ये क्या चीज लिखा हुआ है बेटा। तो आप लोगों ने दो प्रकार की अपक्रियाएं पढ़ी हैं, एक पढ़ा है उष्माशोषी, एक पढ़ा है उष्माक्षेपी। क्या पढ़ा है बेटा, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन से रिएक्शन, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो जो उष्माशोषी, हम पूरा नहीं लिखेंगे, केवल यही समझने का, शोषी लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है क्षेपी। क्या लिखा हुआ है, क्षेपी। ठीक है, शोषी लिखा हुआ है और क्षेपी लिखा हुआ है, आगे उष्मा लगा दोगे तो टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। शोषी का मतलब कि जहां पे जरूरत हो अवशोषण हो, क्या हो, जरूरत हो अवशोषण हो, या ऐसा रिएक्शन जिसमें जब हम टेम्परेचर रेज करेंगे यानी उष्मा प्रदान करेंगे तभी हमारी अपक्रिया होगी, तो वो जो अपक्रिया होगी उष्माशोषी अपक्रिया हो जाएगी। और क्षेपी का मतलब बेटा जिसमें एनर्जी क्या हो, प्रोड्यूस हो, एनर्जी क्या हो, प्रोड्यूस हो, यानी हीट निकले, जैसे कि श्वसन, जैसे कि श्वसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये जरूर आता है कि श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, उष्माशोषी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है। ऑप्शन क्या है बेटा, उष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है। तो बेटा ये तो जो है उष्मा जो विद्युत में परिवर्तित होती है, हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सारे जो है तापीय विद्युत परियोजना चलती है। क्या चलती है बेटा, तापीय विद्युत परियोजना।
अब ये वहाँ पे यूज की जाती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोयले का उपयोग करके जो बिजली बनाई जाती है वो ये प्रक्रिया हो जाएगी, ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्या लिखा हुआ है बेटा, अगला जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ना ऊष्मा का शोषण होता है और ना ही नष्ट होती है। तो बेटा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उत्पन्न होता तो 6p हो जाता। ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, कि ऊष्मा का शोषण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये प्रतिस्थापन अपक्रिया होता क्या है। तो हमने आपको ये बताया था बेटा कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है A प्लस BC, और ये रिएक्शन क्या हो जाए, AC प्लस B हो जाए, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, Fe प्लस H2SO4, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। तो ये जो अपक्रिया होगी क्या होगी, प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी। अब आइए देखते हैं बेटा कि ये कह क्या रहा है, कह रहा प्रतिस्थापन अपक्रिया मुख्य गुण है। मुख्य गुण, अब ये पूछ रहा है बेटा यहाँ 4 टाइप के कंपाउंड लिखे हुए, कितने टाइप के कंपाउंड लिखे हैं, 4 टाइप के कंपाउंड लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है एल्कीन, दूसरा लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, क्या होगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। फिर लिखा हुआ है एल्काइन, और फिर लिखा हुआ है पैराफिन। अब इसको जब हम देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, कंफ्यूजन। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसे ही मुश्किल वाले सवाल आ जाते हैं, तो जब मुश्किल आएगा बेटा तो आपको डरना नहीं है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि मुश्किलें मन के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें मन के इरादे आजमाती हैं, सपने के पर्दे निगाहों से उठाती हैं, और हौसला मथार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अब जब कोई कठिन क्वेश्चन आएगा बेटा तो उसी को सॉल्व करने में हमको क्या आएगा, ज्यादा आनंद आएगा। आइए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तीसरा क्या है बेटा, एल्काइन है। अब चौथा जो लिखा हुआ है वो लिख गया है दूसरा नाम। अगर इसका रियल नाम लिखा होता तो अब तक हम लोग टिक लगा दिए होते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेटा जो पैराफिन मोम होता है वो एक प्रकार का एल्केन होता है, क्या होता है, एक प्रकार का एल्केन होता है। एल्केन बोले तो बेटा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन मोम कहते हैं। एल्कीन हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड हो। एल्काइन क्या होगा, जिसमें क्या हो जाए, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो। अब एल्केन या पैराफिन मोम या संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन के यौगिक के बीच में सारे जो बॉन्ड हो क्या हो, सिंगल सिंगल हो। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना हो क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन मोम कहते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं, जब हमने पढ़ा होगा बेटा, तो जो हमारा एल्केन होता है सबसे ज्यादा प्रतिस्थापन क्रिया, यानी आपने ये सुना होगा CH4, और इस पे जो है अगर हम सनलाइट ले आए और इसकी क्रिया जो है Cl2 के साथ में करवा दें तो CH3Cl बन जाता है, ठीक है, क्लोरोमेथेन बन जाता है, और यहाँ पे जो है HCl बाहर निकल जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रतिस्थापन क्रिया कौन शो करता है, पैराफिन यानी एल्केन यानी सेचुरेटेड कार्बन शो करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो क्या सही हो जाएगा, पैराफिन मोम यानी ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान रखिएगा, जब पैराफिन मोम आएगा तो आप लोग घबराइएगा मत। पैराफिन मोम जो होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन होता है। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपके जो कार्बन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का है, उससे कुछ मैच खाता है। तो आप लोग जो है घबराइएगा मत, अभी आप लोग वो चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फिर परिवर्तन का आ गया बेटा, दही का जमना। क्या कह रहा है, दही का जमना। अब बेटा दूध से हम लोग दही जमाते हैं, दूध से हम लोग क्या बनाते हैं, दही। तो दूध और दही में अंतर होता है। एक तरीके से देखा जाए तो जब दूध से दही बनेगा तो कहने का मतलब क्या है, कोई नया पदार्थ ही बन रहा है, और नया पदार्थ बन रहा है तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जब दूध से दही बनेगा बेटा तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि हम दही से फिर दूध नहीं बना सकते। अगर दही से फिर दूध बना ले जाते तो ये जो हमारा चेंज होता, कौन सा परिवर्तन हो जाता, भौतिक परिवर्तन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, CuO। रिएक्शन हम लोग भी लिख लेंगे, CuO प्लस H2, और फिर क्या लिखा हुआ है, Cu प्लस H2O। पूछ रहा है में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है।
में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझते हुए चलिएगा। एक होता है ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक होता है अपचायक। क्या होता है बेटा? अपचायक पदार्थ होता है, जिसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब अपचयन होगा जिस पदार्थ का वो क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा, और जब ऑक्सीकरण होगा जिस पदार्थ का तो वो क्या होगा? अपचायक होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा रिवर्स रिलेशन है। जब क्या होगा बेटा? किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा होगा तो वो क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा, और जब किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो अपक्रिया में वो पदार्थ क्या हो जाएगा बेटा? अपचायक हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ जो रिएक्शन लिखा हुआ है, अब ये Cu, यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो Cu की जो संयोजकता है 2+ है, O की क्या है? 2- है, और 2+ से ये कहाँ पे पहुंच गया? 0। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कम हो रही है। कम होने का मतलब ये क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? और सिंपल में भी देख लें, हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होता है, और यहाँ से इसकी ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड होने के बजाय निकल रही है, बाहर जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अपचयन होगा, और अपचयन होने के कारण जो हमारा CO का पेरोक्साइड है ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2। ये देख लीजिए, जंग वाला कितना इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो जंग, लोहे में जंग लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा जरूर। आप पूछ रहा है रासायनिक दृष्टि से जंग है। पहला लिखा हुआ है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, दूसरा लिखा हुआ है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रेटेड ऑक्साइड का मतलब हो गया बेटा, अगर हम इसको फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड का मतलब हो गया H2O। H2 वो हो गया। अगला लिखा हुआ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका मतलब हो गया Fe2O3 इंटू H2O। X का मतलब कि जितना जरूरत होगा, जितना उसमें नमी या जितना उसमें मॉइस्चर होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ा लेंगे बेटा। ये कोई नंबर होता है 1 2 3 4 5 करके। केवल फेरिक ऑक्साइड का मतलब हो गया Fe2O3। तो बेटा जब भी आप लोगों को जंग पढ़ाया गया होगा, यानी कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया पढ़ाई गई होगी, तो उसमें बताया गया होगा कि जो Fe हमारा है ये ऑक्सीजन की से क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? नमी। तो जब नमी की उपस्थिति में अपक्रिया होगी तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस इसमें कुछ ना कुछ नमी भी रहेगी। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑक्साइड होगा क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, जो हमारा जंग होता है वो क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 13। ये तो बहुत सरल सवाल है, इसको क्या बताएं क्या ना बताएं। लिखा हुआ है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। अब अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो बेटा इससे इजी कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक। जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? जो हमारा अभिकारक होता है बेटा वो चेंज होकर के किसमें? उत्पाद में बदल जाता है। कहने का मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है वो किसमें बदलता है बेटा? प्रोडक्ट में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई जब पेपर में आएगा कि भाग लेने वाला पदार्थ, तो क्या हो जाएगा बेटा? भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक हो जाएगा, और बनने वाला जो नया पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको सारे लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा ऑक्सीकरण वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें, तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया था, जैसे ये ऊपर वाला रिएक्शन आप लोग देखे थे, क्या देखे थे? CuO प्लस H2, Cu और प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो 2+ इलेक्ट्रॉन था। क्या था? 2+ इलेक्ट्रॉन था। अब ये 2+ इलेक्ट्रॉन जो है फिर यहाँ पे जब पहुंचे तो इसका चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। इसका चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। तो ठीक है, यहाँ और ये अपक्रिया क्या थी बेटा? अपचयन थी। क्या थी बेटा?
चयन थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, मीन्स क्या हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, घटेगी, और जब घटेगी बेटा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अपक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। निम्नलिखित अपक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, ये आपको बताना है। अब इसको देखने से ही आपको पता चल रहा होगा बेटा, जो हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है एक बार लिखते हैं, लिखा हुआ है 3MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड दिया हुआ है प्लस 4Al दिया हुआ है, और इसके बाद में बन क्या रहा है, 3Mn बन रहा है, और इसके साथ में 2AlO3 बन रहा है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो इसके लिए बेटा हम ये देखेंगे, जब जिस किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। यहाँ देखें बेटा, एल्युमिनियम में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, एल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि अगर एल्युमिनियम की बात होती तो इसका क्या हो रहा होता, ऑक्सीकरण हो रहा होता। क्या हो रहा होता, ऑक्सीकरण हो रहा होता। लेकिन मैग्नीज की बात करें, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है मीन्स इसी का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन जो इसमें होगा वो ए होगा। क्या होगा बेटा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। अगला जो लिखा हुआ है, दी गई अपक्रिया, अपक्रिया क्या दी हुई है, लिख लेते हैं बेटा। अपक्रिया दी हुई है SO2 गैसियस स्टेट में है प्लस 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है, अब इससे बन क्या रहा है, 2H2O, ये भी गैसियस स्टेट में है, और अगला प्रोडक्ट बन रहा है 3S में अपचायक है। में क्या है बेटा, अपचायक। अब ध्यान से देखिएगा, अपचायक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अपचायक। अभी हमने क्या बताया बेटा कि अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वही पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, और अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। इस अपक्रिया को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ध्यान से देखेंगे तुरंत आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है, तो इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है तो जो SO2 हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका ऑक्सीजन क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस तरीके से बेटा ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचायक H2S। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर लौह चूर्ण आ गया, यानी कि आयरन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम अब आपने देखा हो चौथा या पांचवा क्वेश्चन है आयरन से आ रहा है। लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं बेटा। क्या कह रहा है, लौह चूर्ण। लौह चूर्ण का मतलब हमारे पास क्या है, आयरन, और प्लस तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हमारे पास क्या है, HCl। जब हम डालेंगे बेटा तो ये बनेगा FeCl2, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। आइए देख लेते हैं, कोई ऑप्शन हमको ऐसा मिल रहा है जिसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही हो और आयरन क्लोराइड बन रहा हो, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो हम देखते हैं बेटा, तो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में जो हम लोग चाह रहे हैं वही लिखा हुआ है। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको 18 दिया हुआ है। 18 लिख रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। क्या पूछ रहा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। अब जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। लेड बेटा जो Pb होता है इस पर 2+ होता है, और जो हमारा नाइट्रेट होता है इस पे सिंगल माइनस होता है। तो हम जब क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से जब हम लोग कंपाउंड बनाते हैं बेटा, तो उस पे जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ निगेटिव आयन होते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होता है एक बार समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये लिखा हुआ है AX+ और लिखा हुआ है BY-, इन दोनों का यूज करके जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, AYBX।
क्या हो जाएगा बेटा, AYBX हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये 1 है तो PB सिंगल रहेगा, और PB 2 है तो NO3 का क्या हो जाएगा बेटा, होल ट्वाइस हो जाएगा। अब देखिए आपको कोई फार्मूला ऐसा मिल रहा है जिसमें PB NO3 का होल ट्वाइस मिल रहा हो, तो हम देखेंगे बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी पे हमको मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कंपाउंड बनाना है और आपके पास 2 आयन दिए हुए हैं तो आप यही वाला फार्मूला यूज कीजिए। अगर जो X प्लस यानी कि जितने प्लस होंगे वो नेगेटिव आयन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जितने नेगेटिव आयन होंगे वो पॉजिटिव आयन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है कि BaCl2 प्लस Na2SO4, इससे बन क्या रहा है, आइए हम लोग भी रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, BaCl2 प्लस Na2SO4, और इससे बन क्या रहा है बेटा, बन रहा है BaSO4 और प्लस 2NaCl। ये तो बहुत आसान है। कैसे बेटा, हमने आपको क्या बताया, इनको ऐसे 2 पार्टों में तोड़ो, ई वाला इसके साथ और ई वाला इसके साथ जुड़ जाए तो उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विविस्थापन। तो यहाँ यही तो हो रहा है, ई वाला इसके साथ यानी क्या बन गया, BaSO4, और Na वाला Cl के साथ यानी क्या बन गया, 2NaCl बन गया। तो ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि इसमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व के आयन को रिप्लेस करके अपना कंपाउंड बना रहा है। अब यहाँ पे जो और अपक्रिया लिखी हुई है एक नज़र में उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ था योग अपक्रिया, इसको बेटा आप लोग योगात्मक या संयोजन अपक्रिया के भी नाम से जानते हैं। ये कौन सी अपक्रिया होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक, यानी अगर A प्लस B अभिकारक है, अब ये बना करके कोई तीसरा प्रोडक्ट C बना ले, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, योग अपक्रिया कहेंगे। अगला क्या लिखा हुआ बेटा, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया का मतलब ऐसे अगर लिखा हुआ A B प्लस C और ये क्या बन जाए, AC प्लस B। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस H2SO4, Fe प्लस H2SO4, और ये क्या बन जाए, FeSO4, और प्लस क्या बन जाए बेटा, H2 बन जाए। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, विस्थापन अपक्रिया होगी। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें बेटा, H2 और O2 जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, H2O मिल जाता है। इसका भी हम बता ही चुके हैं। अगला लिखा हुआ है अपघटन अपक्रिया। आपने देखा होगा जब कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ी सी उष्मा यानी हीट दे दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये आपकी चारों अपक्रियाओं का एग्जाम्पल हो गया। अपघटन का मतलब क्या हो गया था बेटा, कि जब कोई एक पदार्थ, अपघटन को आप लोग वियोजन के नाम से भी जानते होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है बेटा, जब सिंगल हमारा जो अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है, वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। अगर बेटा इसमें हमको दिया होता ऑक्सीकरण अपक्रिया, जैसे कार्बन को जब हम वायु में जलाएंगे तो ये होगा CO2। अगर ऑप्शन हमको मिला होता कौन सा, ऑक्सीकरण अपक्रिया का, तो हम अपनी आंख बंद करके ऑक्सीकरण लगाते। लेकिन यहाँ देख लीजिए, संयोजन है, जो द्विविस्थापन है, विस्थापन है, वियोजन है। ठीक, अब यहाँ संयोजन ही तो हो रहा है। ये 2 प्रोडक्ट मिल करके यानी 2 रिएक्टेंट मिल करके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। 2 चीजें मिल करके क्या बना रही हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, कौन सी अपक्रिया का होगा, संयोजन। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है बेटा, जब किसी पदार्थ के विलयन में उससे सक्रिय पदार्थ मिला दिया जाए और वो क्या करे, उसको रिप्लेस कर दे, तो उस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देव विस्थापन बेटा ये जो अभी ऊपर वाला आप पढ़े थे, जब आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। वियोजन क्या होता है बेटा, जब सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है तो उसको वियोजन कहते हैं। और संयोजन बेटा जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट एक साथ जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या है बेटा, 21 क्या कह रहा है, Zn प्लस H2SO4 और बना क्या बेटा, ZnSO4 प्लस H2। अरे वाह, जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे वही आ गया, क्या Zn प्लस H2SO4 आयरो ZnSO4 प्लस H2।
ठीक है। ये क्या हो रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन। अरे भाई इसको कोई भी देखेगा क्या बताएगा कि ये जो है विस्थापन है। क्यों? क्योंकि H2SO4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था। अब हाइड्रोजन के इस आयन को Zn ने अपने साथ जोड़ लिया, कैसे? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, विस्थापन क्रिया, यानी 21 का बी सही हो जाएगा। 21 का क्या सही होगा, बी सही होगा। अच्छा बेटा एक चीज ये अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कैसे हमको पता चलता है कि विस्थापित करेगा कि विस्थापित नहीं करेगा, रिएक्शन होगा कि रिएक्शन नहीं होगा, तो इसके लिए बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करना पड़ेगा। क्या लर्न करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करना पड़ेगा। अब इसको याद कर लीजिए, इसमें जो एलिमेंट ऊपर है और जिसका सलूशन है, यानी जिसके साथ में कोई आयन जुड़ा हुआ है, वो अगर नीचे है तो वो रिप्लेस करेगा, और अगर सलूशन वाला ऊपर है, एलिमेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो नीचे है तो रिप्लेस नहीं करेगा, यानी वहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। याद कैसे करेंगे बेटा? हमको तो याद है, ऐसे याद कर लेते हैं हम लोग। ये बेटा आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसमें ये सब ऐसे आया है, यहाँ स्पेस नहीं था तो हमको ऐसे लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये बेटा इसको हम याद कैसे करेंगे? लाइक बसर काना मगलमा जानकर फेंको, निशाने पर बाटे हाइड्रोजन, QI मरकरी, पिटायो बरकल, F। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये याद रहेगा तो मान लीजिए जैसे कि हमारे पास अभी जो है MnCl2 हो, क्या हो? MnCl2 हो। अब इसके साथ में जब हम लिथियम लेंगे, क्या लेंगे बेटा? लिथियम लेंगे, तो ये LiCl2 LiCl बना देगा। क्या बना देगा बेटा? LiCl बना देगा, मीन्स रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर हम Mn के साथ में Zn ले आए, क्या ले आए बेटा? Mn के साथ में Zn ले आए, तो क्योंकि देखिए बेटा Mn से नीचे है Zn, तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। इसको लर्न कर लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। हम लोग अगला देखते हैं बेटा। अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अपक्रिया है तो बेटा क्वेश्चन ही बहुत बड़ा, लेकिन इसका आंसर आप कैसे फाइंड करेंगे? आपसे क्या कह रहा है? दहन अपक्रिया है, कंबस्चन है। दहन का मतलब क्या हो गया बेटा? कंबस्चन है। अब ये ध्यान रखना, जो हमारा ऑक्सीजन है जलाने में यही सबसे आगे है। जलाने में सबसे आगे कौन है? हमारा ऑक्सीजन। अब देख लो, जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, यानी जिसमें भी अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही होगी, वही हमारा दहन होगा, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें बेटा देखो ऑक्सीजन का कहीं नामो निशान नहीं है, ऐड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये बेटा सूर्य के प्रकाश में अभी जो आप लोगों को वो बताए थे, क्या एक क्वेश्चन आया था अभी जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे। एक एल्काइन था, एक एल्कीन था, एक कार्बन मोनोऑक्साइड था, और एक क्या था? पैराफिन मोम। पैराफिन मोम बेटा जिसको हमने बताया था सेचुरेटेड कार्बन, ये जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिस्थापन अपक्रिया भी हो रही है। आइए डी वाले में देखते हैं। यहाँ पे तो ऑक्सीजन का बिल्कुल नहीं, कहीं ऑक्सीजन का एक को एलिमेंट नहीं यूज हुआ है। अब नेक्स्ट में देखेंगे बेटा सी वाले में। सी में देखो या मिला कि नहीं मिला? ओ ऐड हो रहा है, तो ओ ऐड हो रहा है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है उसी को ऑक्सीकरण भी कहते हैं और उसी को दहन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया CuSO4 और FeSO4 + Cu। भाई ये तो विस्थापन अपक्रिया का बहुत एग्जाम्पल आया। अभी हमने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई है, क्या बताई है? लाइक बसर काना मगलमा जानकर फेंको, निशाने पर बाटे हाइड्रोजन, QI मरकरी, पिटायो बरकल, F ये लिखा हुआ है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्या? ये जो हमारी अपक्रिया लिखी हुई है CuSO4, क्या लिखा हुआ है बेटा? CuSO4 + Fe। अब इससे बन क्या रहा है? FeSO4 + Cu। इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। इसको ये हमारा आयरन है, ये क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट, और ये क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। अब बेटा देख लेते हैं इसको। अभी जो हमने ये आप लोगों को विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी, कॉपर कहाँ पे है? कॉपर को ढूंढो, ये है। अब आयरन हमारा कहाँ है? आयरन को अगर हम ढूंढें तो ये बेटा Fe ये होगा।
देखो Fe ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो Fe ऊपर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये CuSO4 के विलयन से Cu को रिप्लेस कर देगा। अब यही रिप्लेस कर रहा है नहीं कर रहा है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, रिप्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, SO4 को उठा करके अपने साथ जोड़ रहा है, तो ये जो अपक्रिया होगी कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। 23 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी बेटा, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। 24 देखते हैं। 24 में कह रहा है, एक रिएक्शन हमको लिख दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CaCO3। इसको बेटा क्या कहते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी फिर इसके ऊपर हीट लिखी हुई है, बेटा हीट लिखो या ऐसे अगर आप छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं वो भी रिएक्शन में शो करता है कि हीट हो रही है। अब बना क्या है बेटा, CaO बना है और प्लस CO2 बना है। आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी अपक्रिया है, पहला क्या लिखा हुआ है, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन बेटा जब अब रिएक्टेंट में कम से कम 2 होने चाहिए, 2 हैं, नहीं है, खत्म हो गया। द्विव विस्थापन के लिए भी आयन का एक्सचेंज होता है, 2 रिएक्टेंट होने चाहिए, नहीं है, खत्म हो गया। संयोजन में 2 रिएक्टेंट कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि संयोजन की परिभाषा यही कह रही है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक। तो बेटा यहाँ 2 है, ये नहीं, ये भी खत्म। अब बचा क्या, अपघटन, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अपघटन को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वियोजन भी कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अपघटन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। अब देखो ये सिंगल रिएक्टेंट है हमारा, अब कितने प्रोडक्ट में टूट रहा है, 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो वियोजन अपक्रिया की परिभाषा यही तो होती है कि जब कोई अकेला अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका अगर नाम आपसे स्पेशल पूछ लेता है तो ये जो अपक्रिया है बेटा उसमें वियोजन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, उसमें वियोजन अपक्रिया है। अब हमारा है अगला क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट में भी हो सकता है कि ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन हो, इसको देख लेते हैं। कह रहा है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। अब भाई ये तो सवाल नहीं पूछ रहा है, हम लोगों के साथ में हंसी और मजाक कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं जब CO2 और H2O का संयोजन होगा तो जो हमारा यौगिक बनेगा उसके साथ में H भी होगा, O भी होगा और C होगा। इसमें देखो H और O है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, H है लेकिन O नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अभी जो ग्लूकोज लिखा हुआ है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब समझ भी लेते हैं बेटा, हम लोग पढ़े होंगे कि जो हम लोग फोटोसिंथेसिस जानते हैं, क्या जानते हैं, फोटोसिंथेसिस जो अपक्रिया होती है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसमें बेटा हम लोग यही तो जानते हैं कि जो हरी पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों द्वारा अवशोषित पानी का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। तो जो ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, यहाँ पे सेम वही सीधा प्रकाश संश्लेषण से उठा के क्वेश्चन दे दिया है और यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये एमसीक्यू की सीरीज समझ में आई होगी। अगले चैप्टर के लिए फिर हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।